चलता रहूँगा पथ पर, चलने में माहिर हो जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। सभी लोगों को नमस्कार। आज 22 अप्रैल से 28 अप्रैल के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। सर्वप्रथम मेरा नाम ओम प्रकाश प्रजापति सर जी है। जो छात्र एवं छात्राएं नए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें। आज जो ऐसे प्रश्नों को समावेश किया गया है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। अंत में पिछले हफ्ते के प्रश्नों का रिवीजन भी करेंगे और सबसे अंत में 2 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ बने हैं, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। अमिताभ चौधरी को एक्सिस बैंक के प्रबंध निदेशक, एएमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। तो एक्सिस बैंक के बोर्ड ने 1 जनवरी 2025 से अगले 3 वर्षों के लिए अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति मंजूरी दे दी है। एक्सिस बैंक के बारे में हम थोड़ा बताना चाहेंगे कि संपत्ति के हिसाब से एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के बाद एक्सिस भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है। एक्सिस बैंक को पहले यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था और 1994 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू किया था। 2007 में बैंक का नाम बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र है। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को देश का निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया के चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर प्रबोवो सुबियांतो को निर्वाचित राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इंडोनेशिया की जो राजधानी है ये जकार्ता है और नुस्तारा, जकार्ता से नुस्तारा हो गई है। यहाँ 17,508 द्वीपों वाले देश इस देश द्वीप हैं, यानी यहाँ पे कितने द्वीप हैं? 17,508 द्वीप हैं। और यहाँ की जो जनसंख्या है लगभग 27 करोड़ है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। और यहाँ दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। यह देश की राजधानी क्या है? जकार्ता है। तो इंडोनेशिया गणराज्य को द्वीपांतर गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक विशाल देश है। तो अगला प्रश्न है, 26वें विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन संपन्न होगा।
तो इसमें ऑप्शन नंबर दे दिया है फ्रांस, ऑप्शन नंबर भी दिया है नीदरलैंड, ऑप्शन नंबर सी दिया स्पेन और ऑप्शन नंबर दे दिया भारत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नीदरलैंड। भारत 22 अप्रैल 2024 से 25 अप्रैल 2024 तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में आयोजित होने वाली 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस में अपनी अभिनव प्रौद्योगिकियों और विद्युत उत्पादन संबंधी कार्य प्रणालियों का प्रदर्शन कर रहा है। इस मंडप का उद्घाटन 22 अप्रैल 2024 को संयुक्त रूप से भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल और नीदरलैंड में भारत के राजदूत श्रीमती रीनत सिंधु ने किया। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस के पूरे विश्व में स्वच्छ और समावेशी ऊर्जा रूपांतरण पर नेतृत्व के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने की उम्मीद है। लोगों और धरती के लिए ऊर्जा को नया स्वरूप देना ही विषय वस्तु पर आधारित इस 4 दिवसीय कांग्रेस का आयोजन विश्व ऊर्जा क्षेत्र में विश्व ऊर्जा परिषद की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में यह किया गया है। तो अगला प्रश्न है रामानंद सागर द्वारा निर्देशित रामायण सिनेमा में अरुण कोविल ने राम का रोल निभाया था। उन्होंने लोकसभा के लिए अपनी उम्मीदवारी पेश की है, यानी लोकसभा के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। तो इसका उत्तर होगा मेरठ। अरुण कोविल की शुरुआती पढ़ाई मेरठ से ही हुई है। उन्होंने मेरठ के चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद उन्होंने थिएटर और एक्टिंग में करियर शुरू किया। साल 1975 में वे बम्बई चले गए। उनका पहला बड़ा शो विक्रम बेताल था और इसके बाद रामायण से वह देश के घर घर में राम के नाम से मशहूर हो गए। अगला प्रश्न है अप्रैल 2024 में किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज DPE ने हाल ही में यूरिया मैन्युफैक्चर नेशनल फर्टिलाइजर को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया है। और नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद कंपनी ऑपरेशनल तौर पर ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम कर पाएगी। बता दें, नेशनल फर्टिलाइजर को NFL के नाम से भी जानते हैं। इस कंपनी की स्थापना अगस्त 1974 में हुई थी। बाजार में किसान ब्रांड से इस कंपनी के फर्टिलाइजर प्रोडक्ट की बिक्री होती है। वर्ष 2024 में कुल 16 नवरत्न उद्योगपति भारत में थे। इस कंपनी को नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद अब 17 नवरत्न कंपनियां हो जाएंगी। ये नवरत्न कंपनियां इस तरह से हैं: भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, मेट्रोपॉलिटन टेलीकॉम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, नेशनल बिल्डिंग्स निगम लिमिटेड, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, आवासी DC लिमिटेड शामिल है। तो राष्ट्रीय निगम लिमिटेड
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओ नागसी विदेश लिमिटेड, नेशनल केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड। इस तरह से अब 17 नवरत्न कंपनियां भारत में विद्यमान है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है 22 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी दिया है 25 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी दिया है 14 मार्च और ऑप्शन नंबर डी दिया है 24 अप्रैल। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल। पंचायती राज व्यवस्था की जड़ें प्राचीन भारतीय परंपरा में विद्यमान थी, जहां ग्राम परिषदें या पंचायतें स्थानीय प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। 1957 में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया का अध्ययन करने और पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। मेहता समिति की सिफारिशों के कारण ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। इसी क्रम में 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम का पारित होना एक महत्वपूर्ण परिघटना थी। इस तरह से जिला पंचायतों को त्रिस्तरीय प्रणाली की स्थापना की गई। तो 24 अप्रैल 1993 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू होने के बाद इसी दिन से राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और ऑप्शनों पर हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अब 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 14 मार्च को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का कौन सा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में शीर्ष स्थान पर स्थित है? तो इसमें इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु। तमिलनाडु में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में रिकॉर्ड तोड़ 9.56 बिलियन डॉलर की उपलब्धि हासिल की। यह इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात की कुल राष्ट्रीय भागीदारी का लगभग 33% था। तो भारत के राज्य की दृष्टि से पहले स्थान पर तमिलनाडु है, जिसमें निर्यात 9.56 बिलियन डॉलर है। अब भारत में यह 33% अकेले तमिलनाडु राज्य से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का निर्यात होता है और दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। कर्नाटक में 4.6 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात करता है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। यहां 4.46 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स के सामानों का निर्यात करता है और चौथे स्थान पर महाराष्ट्र है। यहां 3 बिलियन डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स में निर्यात होता है। अगर ओवरऑल में देखा जाए तो ओवरऑल में पहले स्थान पे गुजरात है, यानी सारे उपकरणों में
इलेक्ट्रॉनिक्स के जैसे मोबाइल वगैरह जो कंपनियां बनाती हैं, तो उस समय पहले स्थान पे गुजरात हो जाएगा और तीसरे स्थान पे उस समय तमिलनाडु हो जाता है। तो अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाला देश है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दे दिया है अमेरिका, बी दिया है चीन, सी दिया है रूस और ऑप्शन नंबर दे दिया है भारत। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका 2023 में दुनिया के सबसे बड़े सैन्य खर्चकर्ता के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। अमेरिका ने 2023 में सेना पर 916 बिलियन डॉलर खर्च कर पिछले वर्ष की तुलना में 2.3% की वृद्धि की है। और दूसरे स्थान पर चीन है। चीन 2023 में चीन का सैन्य बजट 296 बिलियन डॉलर, जो 2022 से 6% अधिक है। और तीसरे स्थान पे रूस है। रूस 2023 में सैन्य खर्च 24% बढ़ाकर अनुमानित 109 बिलियन डॉलर खर्च कर सरकारी खर्च का लगभग यह 16% हिस्सा था। इस तरह से रूस तीसरे स्थान पे है। और सबसे बड़ी उपलब्धि बात यह है कि भारत चौथे स्थान पे है। भारत 2023 में वैश्विक स्तर पर चौथा सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। 2023 में अपनी सेना पर 43.6 बिलियन डॉलर खर्च किया था, जो 2022 की तुलना में 4.2% की वृद्धि हुई है। तो इस तरह से 5वें स्थान पर सऊदी अरब है, 6वें स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, 7वें स्थान पर जर्मनी है और 8वें स्थान पर यूक्रेन है और 9वें स्थान पर फ्रांस है और 10वें स्थान पर जापान है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें ऑप्शन नंबर ये दिया है टाइगर वुड्स, बी दिया है नोवाक जोकोविच, सी दिया है रोजर फेडरर और ऑप्शन नंबर डी दिया है नाओमी ओसाका। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का अवार्ड प्रदान किया गया है। जोकोविच का यह 5वां लारियस अवार्ड है। 25वीं लारियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड सेरेमनी 22 अप्रैल को स्पेन के मैड्रिड में हुई थी। यह अवार्ड पिछले साल के अचीवमेंट के लिए दिया जाता है। उन्होंने इस मामले में पूर्व टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर की बराबरी कर ली है। ये दोनों खिलाड़ी लारियस अवार्ड के इतिहास में सबसे ज्यादा बार सम्मानित किए गए हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य में खोगजोम दिवस मनाया जाता है? इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया है नागालैंड, बी दिया है मणिपुर, सी दिया है असम और ऑप्शन नंबर डी दिया है त्रिपुरा। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। खोगजोम दिवस मणिपुर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है, जो 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध में लड़ने वाले राज्य के सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाता है। लड़ाई मणिपुर के थौबल जिले के खोगजोम में हुई और इस क्षेत्र में औपनिवेशिक शासन की शुरुआत हुई।
हर साल इस दिन मणिपुर युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले साहसी सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है। यह कार्यक्रम आमतौर पर खोगजोम में खेबा चिंग में आयोजित किया जाता है, जहां मणिपुर के मुख्यमंत्री और राज्यपाल अन्य गणमान्य लोगों के साथ गिरे हुए नायकों को सम्मान देते हैं। खोगजोम दिवस का पालन मणिपुर के लोगों द्वारा स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की लड़ाई में किए गए बलिदानों की याद दिलाता है। यह राज्य के समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा का एक वसीयतनामा है और मणिपुर के बहादुरों की वीरता और लचीलेपन का उत्सव है। अगला प्रश्न है, मोना अग्रवाल किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शूटर। भारतीय पैरा शूटर मोना अग्रवाल ने गुरुवार को यानी अभी हाल ही में कोरिया के चांगवोन में WSPS विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिट्टी के बर्तनों पर भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मनमदुरै मिट्टी के बर्तनों मनमदुरै पाटरी ने हाल ही में भौगोलिक संकेतक टैग प्रदान किया गया है। GI टैग यह सुनिश्चित करता है कि मिट्टी के बर्तन नकल से सुरक्षित है और इसकी प्रामाणिकता की गारंटी देते हैं। शिवगंगई जिले में मनमदुरै को मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए माना जाता है। वेगई नदी मनमदुरै मिट्टी के बर्तनों के लिए उपयोग की जाने वाली मिट्टी को समृद्ध करती है। इन बर्तनों को बनाने के लिए अन्य जल निकायों में एक अद्वितीय प्रकार की मिट्टी भी प्राप्त की जाती है। बर्तनों को विभिन्न रंगों में चित्रित किया जाता है। इन बर्तनों को बनाते समय प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, सूर्य और वायु का उपयोग किया जाता है। वैगई तमिलनाडु की एक नदी है। नदी को कई स्थानों पर शिवगंगा के रूप में भी जाना जाता है। इसे कृतमाला भी कहा जाता है क्योंकि यह एक माला की तरह मदुरै शहर के चारों ओर चलता है। अब हम प्रश्नों का रिवीजन करेंगे, पिछले हफ्ते के प्रश्नों को। अंत में हम एक प्रश्न पूछेंगे। प्रश्न है, आधार ATM सेवा किसने शुरू किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, IPPB। अगला प्रश्न है, सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर अग्रवाल आई हॉस्पिटल। अगला प्रश्न है, चिकित्सा ऋण के लिए किसने जीरो पे एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आश्रित ग्रोवर। अगला प्रश्न है, विश्व लीवर दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर बी 19 अप्रैल। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के नए प्रमुख कौन होंगे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा मालवा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2030। अगला प्रश्न है, किस भारतीय को ऊर्जा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कौशिक राजशेखर। अगला प्रश्न है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इटली। अगला प्रश्न है, यरूशलेम किसकी राजधानी है? तो इसका उत्तर होगा इजरायल। अगला प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार 2024 किसे प्राप्त हुआ? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। IPL में 2050 मैच खेलने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। एक प्रश्न और जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। टेस्ट क्रिकेट में अनिल कुंबले के बाद 500 विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। इस तरह से आज यहीं तक, हम अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मिलेंगे। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।